नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को सावरमल सर ने बताया कि डीआरटी फर्स्ट ईयर के मेन और रिमाइंडेड एग्जाम की संभावित तिथि आ चुकी है। 22 मार्च के बाद आप लोगों के कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा रेडियोग्राफी सब्जेक्ट पे होगा उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम आने वाले हैं। हम क्विक रिवीजन करेंगे कुछ क्लासेस में, जिससे आप लोगों को पता चले कि हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, क्या क्या मैटर उसमें लिखना है और कम समय में आप लोगों का क्या उस वक्त दिमाग चलना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सामने बोर्ड पे देखोगे तो आप लोगों को सिलेबस तो पता है। ठीक है, हम सिलेबस देखें। अब जैसे जैसे जो सिलेबस होगा ना उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो अपन क्या करते हैं ना कि जो सिलेबस है उसको थोड़ा यूनिट वाइज डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है स्कल एंड नेक, इसको हमने मान लिया हमारी यूनिट फर्स्ट। ठीक है, अब हम हमारे यूनिट फर्स्ट से जितने क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जितने क्वेश्चंस से पूछे जा सकते हैं अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। हम सबको क्या करेंगे, यूनिट वाइज डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे पहले मैं अगर यूनिट बना लूँ तो हमारी सेकेंड यूनिट में जो आएगा, सेकेंड यूनिट में आएगा हमारे चेस्ट और एब्डोमेन, ये हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। ऐसे ही हम थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक और वर्टिबल कॉलम। उसके बाद हमारी अदर यूनिट जो है उसमें हम हमारी जितने भी डेंटल, इमरजेंसी, माइक्रो, मैक्रो, मिनिएचर रेडियोग्राफी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एक बात हर बच्चा याद रखना, सबके दिमाग में एक डर है भी एग्जाम आने वाला है, तो हर बच्चा ये सोचता है कि क्या इतने कम समय में हम पढ़ सकते हैं, उस बच्चे को तो इतना ज़्यादा आता है, क्या मैं उससे आगे निकल सकता हूँ। तो एक चीज़ ये यूनिवर्सल है, इंटेलिजेंसी का ग्राफ हर दिन 0 से शुरू होता है। जो बच्चा अगर आज इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आज मेहनत करेगा तो वो 0 से 100 पे जा सकता है, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन वो मेहनत नहीं करता है तो वो 100 से 0 पे आ सकता है। तो आज से अगर आप लोगों ने आज से मेहनत करना शुरू करोगे, हमारे साथ चलोगे, आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करोगे, डाउट आप कमेंट में पूछोगे, टेलीग्राम चैनल पे पूछोगे, तो जो बच्चा जो बिल्कुल 0 पे है आज, तो वो हमारा 100 पे जा सकता है। 100 के लिए छलांग मारोगे तभी तो आप 90 तक पहुंचोगे। अगर आपने छलांगे 50 के लिए मारी तो क्या आप 90 तक पहुंच सकते हो? तो बच्चा वो इंटेलिजेंट नहीं है जो 90 से 100 पे पहुंचता है, बच्चा वो इंटेलिजेंट है जो 100 से वो जो 0 से 50 पे पहुंचता है। अगर किसी बच्चे को 0 से 50 पे भी पहुंचा है ना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो डिमोटिवेट कोई मत होना, आपको ये सब्जेक्ट आराम से जल्दी से हम क्विक इसको आराम से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम हमारे फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं स्कल और नेक। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, सामने आप बोर्ड पे देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं आपका जो पैटर्न है वो समझा देती हूँ। ठीक है, ये आराम से पढ़ो। देखो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 7। ठीक है, कितने क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 5। ठीक है, कितने नंबर के टोटल पेपर होता है हमारा, 100 नंबर का। ठीक है, टोटल जो मार्क्स होते हैं हमारे 100 नंबर के होते हैं। तो पर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हुए हैं हमारे, वो हो गए हमारे 20 नंबर के। ठीक है, कितनी देर का पेपर होता है, अगर अपन टाइमिंग की बात करें तो 180 मिनट। ठीक है, मतलब 3 आवर्स। ठीक है, अब अपन थोड़ा दिमाग लगाएं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5। तो 180 मिनट में हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अप्रोक्स अगर अपन जाए तो 36। ठीक है, 36 मिनट का आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि आपको जो 20 मिनट का क्वेश्चन है उसको ऐसे तैयार करना है कि आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले, 36। मैं ये मान के चलती हूँ अपन और कम कर लेते हैं 35, और अगर कम कर लो तो आधा घंटा। ठीक है, आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि 30 से लेके 32 मिनट तक हम उस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, देखो सबसे बड़ी कमी कहाँ हो जाती है हमारे एग्जाम में, हम जब करते हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ गए, पहला क्वेश्चन सपोज करो चेस्ट का आ गया।
अब हमने हमारे लेक्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, हमने किताबों में पढ़ा कि चेस के 6-7 व्यू होते हैं, लेकिन उसमें अगर मान लो आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो आपको उस 20 नंबर के क्वेश्चन में सारे व्यूज़ भी लेने हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी एनाटॉमी भी बतानी है, पूरा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो उसकी स्पीड आप उसको 30 से 32 मिनट में कैसे लाएंगे वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। वो फ़ायदा होता है हमारे लेक्चर लेने का, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपकी हो गई कि आपने देखा कि इतना सब कुछ आप लोग आपके ये चीज़ें हैं कि इतने ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं, क्या टाइमिंग रहती है, कितना आपको दिमाग में रखना है। तो एक क्वेश्चन के लिए दिमाग में अपन लेके चलेंगे 30। देखो 30 मिनट में तैयारी करोगे 35 मिनट तक पहुंच पाओगे। हमेशा याद रखना, टारगेट आप जितना ऐसा बनाओगे ना, और कोई भी चीज़ है ना उसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें मुश्किल रास्तों से जाना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम आराम से सीधे सीधे भी जाएंगे ना तो भी आपका लिख के ले लीजिए, आपके 30 मिनट में आप 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है। अब हम देखें आपका पैटर्न कैसा होता है। तो देखो 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। पहला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर पहला, वो सिंगल एक क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है उसको क्या करते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 शॉर्ट नोट आ जाते हैं 10-10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका फिर एक सिंगल क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको ये क्या करते हैं, पेपर पैटर्न में 5-5 नंबर में 4 क्वेश्चन में डिवाइड कर देते हैं, फिर ये हो गया 20 नंबर का। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो फिर एक 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 6 है फिर उसको इन्होंने 4-4 नंबर में डिवाइड कर दिया, वैसे 5-5 करके, फिर ये 20 नंबर का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा 20 नंबर का आता है। तो सामने आप देखोगे तो आपको अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि अपन 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट नोट वाले, ये भी हमारे काफ़ी मार्क डिजर्विंग होते हैं, काफ़ी इनसे हमें मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें अच्छे मिल सकते हैं। तो अब इनमें क्या क्या ज़रूरी है, इनको कैसे कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में हम आप लोगों को इस लेक्चर में बताएंगे। तो अब जब हम पढ़ने वाले हैं, जब हम देखने वाले हैं, हमने देख लिया कि है ना एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे जितने भी क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट को हमें कंसीडर करना है, उन सबको आप नोट कर लीजिए। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब रेडियोग्राफी हम पढ़ाने लगे हैं इस कल से पहले, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम लोगों को लिखने हैं। सारे क्वेश्चंस के लिए ये कॉमन है, सब में आंसर में कॉमन है। तो वो जो पॉइंट्स है वो हर एक बच्चा जो लेक्चर देख रहा है वो लिखो। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी या आप लोगों को सजेशन भी दूंगी, या आप एक सेवा भाव का काम कीजिए कि ये जो वीडियोज़ है ना ये अभी तक आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाइए। क्योंकि पर्सनल जब मेरा इंटरेक्शन स्टूडेंट से होता है तो काफ़ी बच्चों से ये सुनने को मिलता है कि उनको अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है। आप देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम विद इन 10 to 15 डेज में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। पहला पॉइंट, इंडिकेशंस, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें क्या आएगा, मैं वापस आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाती हूँ। रीज़न क्यों किया जाना है, क्या देखने के लिए किया जाना है, वो इसमें आएगा। किस लिए किया जाता है, सिंपल भाषा में किस लिए करना है, वो होते हैं हमारे इंडिकेशन, ठीक है। दूसरा आएगा हमारा पेशेंट पोजीशन, कि हमने पेशेंट को किस पोजीशन में प्लेस किया है, एपी, सुपाइन, इरेक्ट, लेटरल, इन सब के बारे में पेशेंट पोजीशन में आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा पार्ट पोजीशन, तीसरा पॉइंट आता है पार्ट पोजीशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एक्सपोजर पैरामीटर्स, जिसे टेक्निकल कंसिडरेशन, टेक्निकल फैक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सपोजर फैक्टर्स कुछ भी बोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हम अलग से लिखते हैं, कहीं आपको बुक्स में एक साथ मिल जाएगा, सेंटर रे या CR, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका रेस्पिरेशन इंस्ट्रक्शन। अब चाहे, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को एक साथ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसा करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा इवोल्यूशन या एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं
क्या चीज़ दिखी, इम्प्रेशन, कुछ भी आप लोग इसको बोल सकते हैं कि हमें क्या दिखा, आफ्टर केयर, ये सब अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी रेडियोग्राफी में आफ्टर केयर कोई ज़रूरी नहीं होती, ऐसा कोई जब बहुत ज़्यादा खास कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें पता चलता है। तो सामने अगर अपन देखें, एक बार वापस रिविजन करते हैं, इंडिकेशन किस लिए करना है, पेशेंट की, जैसे सपोज करो कोई हैंड, हमारा सबसे यूनिवर्सल एग्जांपल हैंड, फ्रैक्चर हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके लिए हमने किया, ठीक है। पेशेंट पोजीशन, हैंड एपी है, पेशेंट पोजीशन क्या है कि पेशेंट, मैं पेशेंट हूँ, ठीक है, और हैंड, हमारे हैंड का एक्सरे करना है। तो मेरी पोजीशन की बात कैसी रहेगी कि मैं टेबल के नियर बैठी हूँ और मेरा जो हाथ है वो टेबल पे रखा हुआ है, ये मेरी पेशेंट की पोजीशन हो गई। पार्ट पोजीशन क्या होती है, नाउ कि हैंड को कैसे प्लेस करना है। सपोज हैंड लेटरल कर रहे हैं तो हैंड इज रोटेटेड 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा एमएसपी कैसा होगा, हमारी वो एमसीपी कैसा होगा, ये सारे प्लेन्स कैसे होंगे, इन सब के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी पार्ट पोजीशन। उसके बाद एक्सपोजर पैरामीटर्स के, हमने एक्सपोजर के पैरामीटर्स क्या रखे, केवी कितना रखा, एमएस कितना रखा, इन सब के बारे में। सेंट्रल रे, हमारी जो एक्सरे की सेंट्रल रे है उसका क्या डायरेक्शन है, कहाँ से होके निकल रही है, कोई एंगल है या नहीं है उसमें, उन सब के बारे में। रेस्पिरेशन, कि भाई पेशेंट को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए जा रहे कि आप सांस रोकिए, सांस छोड़िए, फर्स्ट इंस्पिरेशन के बाद सांस रोकिए या इनहेल कीजिए, एक्सपायर कीजिए सांस को, ऐसा कुछ, वो सारा इसमें आएगा। नाउ फाइनली इवोल्यूशन क्राइटेरिया, क्योंकि देखो बच्चों क्या है, आप एग्जाम में है ना एक्सरे का डायग्राम बना के नहीं आ सकते। आप एक रफली 2D आप अपने बोन्स का, हाथ के बोन्स का डायग्राम बना सकते हो, लेकिन एक्सरे को आप बना के नहीं आ सकते। भाई ये एक्सरे है, ऐसा दिखता है, ब्लैक एंड वाइट, ऐसे लंग्स, एग्जैक्ट एक्सरे तो आप बना नहीं सकते। तो हम उसको हमारे इस पॉइंट में बताते हैं कि हमें क्या क्या दिखा, हमें कौन कौन सी बोन्स क्लियर विजुअलाइज इसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये सारे हमारे पॉइंट्स थे कि हमें किस किस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, हमारी जो यूनिट फर्स्ट है। हमारी जो यूनिट फर्स्ट हमने बोली है दैट इज स्कल एंड नेक। अब देखो बच्चों इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों को एनाटॉमी वगैरह पढ़ाने बैठूंगी तो वो टॉपिक ही पूरा अलग चल जाएगा, क्योंकि अभी हम इसको इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ सकते, बेसिक्स पे नहीं जा सकते, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो अब इस वाले यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बोर्ड पे देखोगे, अगर हम सिर्फ सिलेबस की बात करें, अगर हम हमारे स्कल के सिलेबस की बात करते हैं इधर, ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन उठ के आते हैं, सीधा सीधा सा एक 20 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है, डिफरेंट व्यू ऑफ स्कल बोन। ये जो क्वेश्चन है ये 20 नंबर का उठ के आ जाता है सीधा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट में पूछा गया है कि स्कल के डिफरेंट व्यू बताइए है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वाले टॉपिक से, इस वाली यूनिट से उठ के आ सकता है। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में सारा सब कुछ। अब अगर अपन देखें, ये तो हो गई 20 नंबर की बात। अब 20 नंबर में और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आप इसमें देखें तो 20 नंबर में अगर इसमें बन सकता है, जो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन वो है क्वेश्चन दैट इज कि फेस रेडियोग्राफी, फेशियल बोन की रेडियोग्राफी। तो जैसे यहाँ स्कल बोन है, वैसे ही फेशियल बोन के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये एक 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक है। तो 20 नंबर के जो इस वाले जो स्कल और नेक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ये मैंने 20 नंबर वाला आप लोगों को बता दिया। 10 नंबर के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो अपने पूछा जाता है टीएम जॉइंट में से, ठीक है। एक अपना पूछा जाएगा ओपन माउथ और क्लोज माउथ में से, ठीक है। ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ना, इनको 10 नंबर में कैसे पूछा जा सकता है कि आप लोग से पूछा जा सकता है कि टीएम जॉइंट, और पहला क्वेश्चन जैसे ए इसका बना देंगे कि टीएम जॉइंट की रेडियोग्राफी बताइए, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है दूसरा कि हमारे ऑर्बिट की रेडियोग्राफी बताइए, जो इसमें ऐसे क्लियर लिखा हुआ नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं ऑर्बिट की, ठीक है, कि ऑर्बिट की रेडियोग्राफी के बारे में बताइए, ये पूछा जा सकता है। या फिर एक और जो क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 10 नंबर में है, वो है हमारा सेला टर्सी का। मैंने ब्लू कलर से बताया है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही कि है ना ये ही आएंगे,
पूरा का पूरा जो यूनिट है ना, इसमें से कुछ भी बन के आ सकता है, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू नेक, इसमें सिर्फ नेक लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन आता है बच्चों आपसे, वो या तो STN करके आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्ट टिश्यू नेक। इसके बारे में मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे तो ये 10 और 20 दोनों में पूछा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके उठ के आ सकते हैं। अगर आप सामने देखोगे तो ये नेजोफेरिंग्स लेरिंग्स और ये सॉफ्ट टिश्यू नेक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे पीटरस बोन है, ये जो है पीटरस बोन, मेस्टोइड, ठीक है, और ये इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, स्फेनोइड बोइन, ये जाइगोमेटिक मैक्सिला मैंडिबुला, इनके जो क्वेश्चंस है ना, ये बेटा 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कि सिंपल कि पीटरस बोन रेडियोग्राफी, टू विजुअलाइज पीटरस बोन हम कौन सा व्यू करेंगे, ठीक है, टू विजुअलाइज मैंडिबल हम कौन सा व्यू करेंगे, मैंडिबल का कि जाइगोमेटिक बोन के लिए कौन सा बोन करेंगे, पर्टिकुलर नाम से या इनके स्पेसिफिक जो नाम होते हैं ना, उनसे पूछा जा सकता है। अब क्या होता है कि आपसे 5 नंबर में और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सामने जैसे डिफरेंट व्यू ऑफ स्कल बोन दे रखा है। मैं आपको 5 नंबर के लिए एक और जैसे डिफरेंट कलर से मैं आपको बताऊं, हम चूज कर लेते हैं ब्राउन, ठीक है। तो जैसे 5 नंबर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट व्यू ऑफ स्कल बोन दे रखा है। अब इसके बहुत सारे व्यूज है, AP, PA, लेटरल, ये सारे बहुत सारे व्यूज है। तो ये जो व्यू है, इसमें से एक पर्टिकुलर जो इनका नाम है किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, तो 5 नंबर में ऐसे ही पूछ सकता है कि टाउन्स व्यू के बारे में बताइए। अब वो टाउन्स व्यू कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो यूनिट है फर्स्ट, उसमें से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। एक बार आप बोर्ड पे देखोगे, मैंने अलग अलग कलर से आपको इसलिए बताया, पिंक कलर मैंने 20 नंबर का हाईलाइट इसलिए किया है। डिफरेंट व्यू ऑफ स्कल बोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये स्कल बोन वाला। बाकी आपको ये 10 और 20 दोनों में मिल जाएंगे। फेस रेडियोग्राफी आप लोगों से पूछी जा सकती है। एक और है जो इसमें डायरेक्ट दिखी हुई नहीं है, दैट इज नेजल बोन। नेजल बोन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं अभी तक, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी स्कल के बारे में थोड़ा सा। बेटा स्कल जो है, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देती हूँ। क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये सुपर मोस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें सूचर्स पाए जाते हैं। 8 इसकी क्रेनियल बोन होती है, 14 इसकी फेशियल बोन होती है, टोटल 22 बोन्स होती है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं ये मान के चलूँगी कि बच्चों को पता है, और नहीं भी पता है तो हम लोग अगर रिवाइज करें तो क्रेनियल बोन कौन कौन सी होती है, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल 2 होती है, ये सब एक एक होती हैं, ठीक है। पेराइटल ये भी 2 होती है। उसके अलावा एक होती है एथमॉइड और एक होती है स्फेनॉइड। तो पर्टिकुलर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, टेम्पोरल बोन रेडियोग्राफी बताइए, फ्रंटल बोन रेडियोग्राफी बताइए। तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जब तक बेसिक्स पता होगा तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हमारी जो फेशियल्स बोन होती है, फेशियल्स बोन कितनी होती है, 14 हमारी फेशियल्स बोन होती है। उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल बोन, इन्फीरियर नेजल कोंकाई, इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बार नाम बता देती हूँ। सबसे पहले अगर अपन देखें तो हमारा मैंडिबल होता है, मैं ये सीरीज वाइज नहीं बता रही हूँ। मैक्सिला होती है, ये 2 होती है हमारी। जाइगोमेटिक बोन होती है, ये भी 2 बोन होती है हमारी। नेजल बोन होती है। अभी जितनी भी बोन्स है ना बच्चों, इनके बारे में इंडिविजुअल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन सी, इनका क्या नाम है, इनका कैसे कैसी इसकी रेडियोग्राफी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें, लैक्रिमल बोन होती है,
पेलेटाइन बोन्स होती है 2, इंफीरियर नेजल कॉन्काई होती है हमारी 2, और वॉमर होती है 1। तो इस तरीके से हमारे 14 जो हमारी फेशियल्स बोन होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन कौन सी बोन्स होती है। अगर आप लोग एक बार देखें तो मैंने आप लोगों को जो बताया था, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए जो आपके सब में काम आएगा, पेशेंट प्रिपरेशन। देखो हमारे जितने भी रेडियोग्राफी है उसमें एक पेशेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए कि पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव ऑल पोटेंशियल आर्टिफैक्ट फ्रॉम डिजायर्ड पार्ट। ये लाइन मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ सामने, पेशेंट प्रिपरेशन में आप लोगों को लिखनी है। ये टेंशन मत लो, इन सब के नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे जो जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ना, ऐसा का ऐसा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या लिखना है, पेशेंट इज आस्क्ड टू देखो ये लाइन एक तरह से रामबाण का काम करती है कि आप बस इस लाइन को लिख के आ जाइए पेशेंट प्रिपरेशन में सब में कि पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव ऑल पोटेंशियल मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द डिजायर्ड पार्ट, कि जिस एक जगह का हमें एक्सरे करना है वहां से जितने भी पोटेंशियल मेटेलिक, पोटेंशियल शब्द जरूर लिखना, जो हटाए जा सकते हैं। जैसे अगर हाथ का है तो रिंग्स वगैरह हटाई जा सकती है, स्कल का है तो आपके हेयर पिन, हेयर क्लिप्स, जूड़ा है उसको साइड में किया जा सकता है, नोज पिन है, फेशियल बोन भी उसको हटाई जा सकती है, इयरिंग्स हटाए जा सकते हैं, मेस्टोइड का करना है। अगर आप लोगों की कोई अलग से आपने इयरिंग पहन रखी है, कोई अलग से फैशन आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो सब हटाई जा सकती है, मेटेलिक ज्वेलरी। तो पोटेंशियल आर्टिफैक्ट जो हटाई जा सकती है वो सब आप लोगों को लिख के आना है। एक चीज़ अगर अपन देखें, अपन ने भी डिस्कस किया था, ये अपन बोन्स को देख चुके हैं। अगर एक चीज अपन देखें, अपन ने डिस्कस किया था सिलेबस में, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो 20 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीएनएस, पेरानेजल साइनसेस। कौन सा क्वेश्चन 20 नंबर वाला मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है डायरेक्ट, पेरानेजल साइनसेस। बच्चों ये क्वेश्चन 20 नंबर में कि पेरानेजल साइनसेस की रेडियोग्राफी बताइए या फिर पर्टिकुलर साइनस का पीएनएस, एपी, पीए, कोई सा भी व्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये 20 नंबर की दृष्टि से काफी जरूरी क्वेश्चन है। चलो अब हम आ जाते हैं फटाफट से रिवीजन पे। सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है 20 नंबर में कि स्कल के डिफरेंट व्यू बताइए। स्कल के डिफरेंट व्यू बताइए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो हमारे क्वेश्चन के नंबर है। टाइम है हमारे पास जो हम मान के चलते हैं 30 से 32 मिनट। 30 से 32 मिनट में 20 नंबर का क्वेश्चन में एक मान के चलूंगी। 40 पन्नों की अगर कॉपी है तो 8 पेज आप लोगों को इसमें लिख के आने हैं, ठीक है। ये अपन अपने दिमाग में रखते हैं। सप्लीमेंट्री का है ना, ज़्यादा आप सप्लीमेंट्री की तरफ आकर्षित मत होइए कि ज़्यादा भरेंगे हर कुछ। देखो मेडिकल लाइन जो है या हमारी प्रोफेशनल जो टर्म्स है, कहीं भी आप जाओ प्रोफेशनल लाइन में, टेक्निकल फील्ड में जाओगे, जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव बना सकते हो अपने आंसर को, जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, उतने ही मार्क्स ऑब्टेनिंग बात होती है। आप रामायण मत लिखिए, ठीक है। आप जो चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखिए। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है स्कल का। अब 20 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम स्कल के व्यू कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आ गया, आंसर लिखना है डिफरेंट व्यू। अब ये एक देखो, 2 तरह के बच्चे एग्जाम देते हैं। एक जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, जो स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ रहा है, एक जो लास्ट टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं। पर मैंने बोला नहीं था स्टार्टिंग में। तो आप लोगों के अगर बेसिक्स क्लियर है और आप लोगों की स्पीड अच्छी है कि आप कवर कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें डिफरेंट व्यू स्कल लिखने से पहले अगर आप लिख सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो लिखिए। स्कल बोन्स के बारे में बताइए कि उसका नाम क्या होता है, टाइप मतलब फेशियल और क्रेनियम, और नेम ये बताइए, ये आप लिखिए। ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर आप लिखना चाहें इससे पहले
तो आप इसमें इसका डायग्राम बना सकते हैं। एक रफली जो डायग्राम होता है स्कल बोन का, अगर आपको आता है, अब बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये अलग, बस यही जो चीज़ें होती है रिप्रेजेंटेशन, वो आप लोगों को अलग बताती है। स्कल बोन्स का नाम लिख दिया, डायग्राम बना दिया, स्कल बोन्स का नाम लिख दिया, एग्जामिनर को पता चल गया, बच्चे को स्कल के बारे में पता है। अब डायरेक्ट अपन अगर चाहे तो आप डायरेक्ट डिफरेंट व्यू ऑफ स्कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिफरेंट व्यू ऑफ स्कल अगर अपन देखें, सबसे पहले स्कल का एपी व्यू, एक्सियल, ठीक है, एपी व्यू एक्सियल। इसका दूसरा जो नाम है, जिसको जो हम इसको बोलते हैं टाउन्स व्यू, ठीक है। दूसरा जो हमारा व्यू होता है वो होता है हमारा पीए व्यू। बच्चों व्यू बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों को मैक्सिमम 4 से 5 व्यू लिखने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हर व्यू को आप 5 नंबर के अकॉर्डिंग कंसीडर करके चलिए, ठीक है। जो बेसिक व्यू मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोगों को लिखना है। कोई स्पेशल व्यू अगर आपको आता है तो ज़रूर लिखिए। लेटरल व्यू जो मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को बता रही हूँ, वैसे आप लोगों को लिख के आना है। डी नंबर पे अगर अपन देखें तो हमारा एसएमवी, सबमेंटो वर्टेक्स या वर्टिकल व्यू। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आपने जो लेक्चर में बताया था उसमें तो आपने हास मेथड और भी 1-2 व्यू और बताए, आप यहाँ तो 4 व्यू में हमें बता रही है। बच्चों बात हो रही है एग्जाम्स की। अगर आपको 6 के 6 व्यू आते हैं वेरी बेस्ट है, अगर आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बेसिक्स व्यू तो आपको लिख के ही आने हैं स्कल में, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर अपन बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला एपी एक्सियल से, जिसका अपन ने नाम टाउन्स व्यू भी दिया है। सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेशंस की। प्रिपरेशन आप लोगों को सबको सेम लिखनी है। क्यों किया जाता है इंडिकेशन, कि क्यों किया जाएगा? एक जब भी किसी बोन से रिलेटेड आए, चेस्ट एब्डोमेन को छोड़ के अगर किसी बोन से आए, तो सबसे जो मेन लिखना है ना, वो लिखना है ट्रॉमा। ट्रॉमा में सारे एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं, मेनली जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, उनको देखने के लिए किया जाता है। ये तो हो गई हमारा कोई बेसिक, अगर किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है, हम फटाफट से कैसे लिख के आए। और एक डिजीज, नाम याद नहीं आ रहा है डिजीज का, कोई बात नहीं, ठीक है, डिजीज देखने के लिए किया जाता है। कोई पैथोलॉजी अगर अपन इसके लिए मेडिकल टर्म ले, आप चाहे डिजीज लिख सकते हैं या कोई पैथोलॉजी देखने के लिए किया जाता है। ये जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स हमारे जो स्कल हो गया, हैंड हो गया, एक्सट्रीमिटीज वाले पार्ट हो गए, तो ये जो 2 पॉइंट है, ये एक तरह से रामबाण का काम करते हैं। ये लिख के आ जाइए, आपकी पैथोलॉजी डिजीज किया जाता है। अगर अब बात की जाए स्पेसिफिक की, अब अपन बात करते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक है वो कैसे होगा। कोई बच्चा जो अलग पढ़ता है, मैं अगर ब्लैक मार्कर से जो लिखूंगी वो एक अलग चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब हम देखें कुछ अलग, मैं आपको बताऊं तो ये स्पेसिफिक व्यू किया जाता है पेजेंट डिसीज देखने के लिए। आप फटाफट इसमें लिखिए। नियोप्लास्टिक प्रोसेस देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया हो, ये हमारे वो है पॉइंट कि जिस बच्चे को सब कुछ याद रहता है, आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी वाइट में जो है वो इजी चीज़ें हैं, आप लोग इसको देखने के लिए कर सकते हैं। अब अपन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें होती है कि जो हम लोगों को मतलब याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आप ये चीज़ें हमारी बोनस है, ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा लाइन्स है जो हमें ना एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। शील्डिंग, जब भी हम इस पेल्विक एरिया के अलावा कोई एक्सरे करते हैं तो ये लाइन आप लिख सकते हैं कि गोनाडल शील्डिंग का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि गोनाड्स शुड बी प्रॉपरली शील्डेड, कि उनको प्रॉपर तरीके से शील्ड किया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से कवर किया जाए, ठीक है। सीधा सीधा सा लिख सकते हो, अगर ये भी शब्द याद नहीं आ रहा हो, कि उन सारे रेडियो सेंसिटिव टिश्यूज को शील्ड करो जो एरिया में नहीं है, इंटेस्टाइन एरिया के बाहर है, उन सब एरिया को शील्ड कर दो। ये लाइन भी आपके लिए बोनस लाइन है। ये लाइन आप सब लोग याद कीजिए, सब में कॉमन है, आप लोगों को लिखनी है कॉमन लाइन्स, ठीक है। ये लिखना है शील्ड
रेडियो सेंसिटिव टिश्यूज आउटसाइड द डिजायर्ड पार्ट। ये जो मैं अलग अलग कलर में लिख रही हूँ ना बच्चों, जो ब्लैक में, वाइट के अलावा जो भी मैं अलग मार्कर यूज ले रही हूँ आप लोगों के लिए बोर्ड पे, वो समझ लीजिए वो अलग लाइन है। आप लोग लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखिए, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बस ये बात आप लोगों को याद रखना है। अपन अलग इस चीज़ पे आते हैं आगे। अगर अपन बात करते हैं, हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है पेशेंट प्रिपरेशन, आप सबके कॉमन है। अब हम बात करते हैं पेशेंट पोजीशन की। एपी में है, पेशेंट किस पोजीशन में होगा? पेशेंट मेनली जो ये हमने एक्सरे करते हैं, हम पेशेंट को सबसे पहले वही हमने पेशेंट के हेड से जितने भी मेडिकल ऑब्जेक्ट है उन सबको रिमूव किया, और पेशेंट को या तो हम इरेक्ट कर रखते हैं या सुपाइन पोजीशन में रखते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्ट। इफ पेशेंट इज इजीली कंफर्टेबल कि हाँ वो है ना इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हो सकता है तो हम इरेक्ट रखेंगे, नहीं तो सुपाइन। अब क्या होता है, आप एग्जाम में पूरा लाइन मत लिखिए, पूरा लाइन लिखेंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का जाएगा। सीधा सा अगर आप शील्डिंग में भी लिखो तो गोनाड शील्डिंग, सीधा सा शब्द लिखो, रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन शील्डेड, सीधा सा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे पेशेंट पोजीशन में सीधा लिखो इरेक्ट या सुपाइन। अगले अगर अपन बात करते हैं पार्ट पोजीशन की, अब अपन किस पे आ गए? पार्ट पोजीशन की। ठीक है, पार्ट पोजीशन की अपन ने बात की है। तो पार्ट पोजीशन में अपन अब क्या करेंगे कि आप लोगों को पता होना चाहिए एक्सरे कैसे करते हैं। देखो बच्चों, आप लोगों के पास, मैं मानती हूँ कि बुक सबके पास अवेलेबल है अभी, ठीक है। आप लोग कौन सी बुक से पढ़ते हैं सबका इंडिविजुअल है। तो आप अगर देखें, मैं इसकी एपी एक्सियल की अगर पोजीशन बताऊँ, ये एपी है, ठीक है, और ये हमने हल्का सा टिल्ट किया, उसको एक्सियल किया, ठीक है, ये हमारा एपी एक्सियल है। तो अब हमें ये इसमें लिखना है कि हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि डिप्रेस चिन ब्रिंगिंग OML परपेंडिकुलर टू IR फॉर पेशेंट, ठीक है, और अलाइन ML परपेंडिकुलर टू IR। हम क्या करते हैं कि हमारी जो चिन है उसको क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे, उसको ऐसे इस तरीके से नीचे की तरफ टच करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ऑर्बिटोमीटर लाइन किससे परपेंडिकुलर हो जाए, हमारे IR से। तो बच्चों एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोट की हो कि अगर मैं चारों व्यूज़ लिखना चाहूँ तो मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 5 मिनट में सारा ऐसा लिख दूँ, कैसे करूँ, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, इसलिए मैं आप लोगों को किताब सजेस्ट कर दी थी। तो अब हम बात करते हैं कि इन चारों चीज़ों को अब मैं अलग अलग पॉइंट में लिख रही थी, एक पॉइंट में लिखे जाऊँ, कब तक करते रहेंगे अपन। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, शॉर्ट तरीके पे आते हैं। हमारी जो नोटबुक है वो इस तरीके से होती है, 2 पेज होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक तरीका है, आप चाहे तो यूज़ लीजिए, नहीं चाहे तो नहीं यूज़ लीजिए। आप क्या कीजिए, हम अपनी जो नोटबुक है ना उसमें बना लीजिए टेबल, उसमें क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ हमने बना लिया व्यू का, कि कितने हमारे व्यू है, ठीक है। यहाँ हो गए हमारे इंडिकेशंस, ठीक है। ये हो गई हमारी पेशेंट पोजीशन। आप पेशेंट प्रिपरेशन और पेशेंट शील्डिंग ये आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को जो बताया, आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं, चाहे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पेशेंट पोजीशन, इंडिकेशन हो गया, पेशेंट पोजीशन हो गया, पार्ट पोजीशन हो गया हमारा, ये हमारा इसी में आप रेस्पिरेशन वाला बना लीजिए। ये आपके एक्सपोजर क्राइटेरिया हो गए। बोर्ड थोड़ा छोटा है, बोर्ड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से ये सब आप ऐसे दिख रहे हैं। अब जैसे मैंने पहला किया, सबसे पहले यहाँ तो आप व्यू का नाम लिखेंगे, जो भी प्रोजेक्शन है, सबसे बड़े प्रोजेक्शन या पोजीशन जो भी आप नाम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे आप इंडिकेशंस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप पेशेंट पोजीशन, यहाँ लिखेंगे आप पार्ट पोजीशन, यहाँ लिखेंगे एक्सपोजर क्राइटेरिया,
एक्सपोजर पैरामीटर्स यहाँ लिखेंगे आप। रेस्पिरेशन चाहे तो अलग बना सकते हैं इसका, चाहे तो आप इसमें बना सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे आप इवोल्यूशन क्राइटेरिया। ठीक है, अब क्या होता है देखो बच्चों कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये टेबल बनाएंगे इसमें इतना भी टाइम लगेगा, लेकिन आप ये दिमाग लगाइए कि आपको इतना सारा जो लिखना था ना उसका आपका टाइम बच गया है। अब अपन डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहो, क्योंकि नोटबुक में तो स्पेस होता है, लाइंस वगैरह ब्लॉक वगैरह बनी हुई होती है, आप चाहो तो इसके बीच में ब्लॉक खींचे, नहीं तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहला व्यू लिखा AP, टाउन्स व्यू जो लिखते हैं अपन। अब इसमें इंडिकेशंस लिखिए, पेशेंट पोजीशन लिखिए, पार्ट पोजीशन लिखिए, एक्सपोजर क्राइटेरिया और इवोल्यूशन लिख दीजिए। पॉइंट में इतना बड़ा नहीं लिखना है, इट इज यूज टू विजुअलाइज, नो, डायरेक्ट फ्रैक्चर, डिजीज या पैथोलॉजी। और अगर आपको डिजीज के नाम याद है तो जैसे पेजेट डिजीज, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नियोप्लास्टिक प्रोसेस वगैरह देखने के लिए कर सकते हैं, ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। पेशेंट पोजीशन डायरेक्ट लिखिए, इरेक्ट और सुपाइन। पार्ट पोजीशन, चिन डिप्रेस्ड। अब देखो बच्चों क्या होता है कि अगर आपको लाइंस के नाम याद नहीं आ रहे तो मत लिखिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो APP होता है ना, इसमें हमारा जो MSP है ये क्या होता है, हमारे IR के परपेंडिकुलर होता है, और लेटरल व्यू में हमारा जो MSP है वो हमारे IR के क्या होता है, समानांतर होता है, पैरेलल होता है। तो डायरेक्ट ये लिखिए कि जो MSP है वो क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे IR के। चेन डिप्रेस्ड है, हमारा जो MSP है वो हमारे IR के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कोई बच्चा है जिसको बहुत अच्छे से आता है तो वो सारे लिख सकता है कि जो हमने चेन डिप्रेस की तो हमारा OML जो है वो भी हमारे IR के परपेंडिकुलर हो गया। नो रोटेशन, जब भी अपन कोई भी AP या PA व्यू करते हैं या लेटरल व्यू करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा नो रोटेशन। मतलब नो रोटेशन कैसे पता चलता है कि जो बिल्कुल मिड लाइन है, जो दोनों हमारी जो MSP हमें इक्वली राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है, तो इक्वल डिस्टेंस होता है मिड पॉइंट का हमारे लेटरल पॉइंट से। तो नो रोटेशन, ये मैंने आपको बता दिया, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब अपन बात करें आगे इसमें। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं एक्सपोजर पैरामीटर्स में? KV, MS, फिल्म साइज, SID और सेंट्रल वे। अब चाहो तो ग्रिड वगैरह लिखिए, वरना ये 5 पॉइंट तो आप लोगों को लिखने ही है। अब KV कितना यूज लेते हैं, MS कितना यूज लेते हैं, जैसे हम मेरा स्कल की बात करें तो हम 60 से 70। ये देखो क्या होता है, KV MS ये वेराई करता है मशीन टू मशीन पे। कोई नई मशीन हो उस पर, आपका हॉस्पिटल का क्या नाम से क्राइटेरिया कैसा है उस पर वेराई करता है। हर चीज़ का ये इसमें अलग अलग फर्क होता है। आप एक यूनिवर्सल डाटा लिखते हैं, ठीक है। MS आप लिखेंगे फिल्म साइज। जब भी आप छोटा पार्ट करेंगे तो दिमाग लगा लीजिए, फिल्म साइज स्कल में 14/17 का फिल्म साइज लेने का कोई मतलब नहीं है। हम क्योंकि हमें हर चीज़ है ना बिल्कुल ऑप्टिमाइज करनी होती है, हर चीज़ हमें है ना यूजफुली यूज लेनी है। ऐसे नहीं है कि अपन ऐसे ले लिया कुछ भी ले लिया। तो 10-12 या 8-10 का साइज आप लिख सकते हैं। SID मिनिमम SID हम रखते हैं 120 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम SID रखते हैं 120 सेंटीमीटर। कई बुक्स में आपको 100 सेंटीमीटर भी मिल जाएगा, कई बुक्स में ये इंचेस में भी मिलेगा। 120 to 160 180 सेंटीमीटर आप लोग एक क्राइटेरिया याद रखिए। ये मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ सिर्फ लिखने के हिसाब से। सेंट्रल वे की, अब हमारी जो सेंट्रल वे कहाँ से होके गुजरती है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं आया तो मिड ऑफ द डिजायर पार्ट। अब मैं अलग लाइन से लिख रही हूँ, अलग कलर से लिख रही हूँ, मतलब दैट इज अवर बोनस लाइन, दैट इज कि ऐसा कि हाँ ये ऐसा है। तो बिल्कुल मिड ऑफ IR या मिड ऑफ डिजायर पार्ट, मिड ऑफ द IR में करेंगे। तो इस तरीके से अपन हर व्यू का देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है कि क्या स्कल में अलग से रेस्पिरेशन की जरूरत है, क्या क्या इवोल्यूशन क्राइटेरिया होगा, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको जुड़ते रहिए, शेयर कीजिए, पढ़िए अच्छे से। जो समझ में नहीं आए टेलीग्राम पे या हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। मैं ये मानूंगी कि आप ये टेबल फॉर्म में करते रहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।